कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। एसआर और शौर्य के बीच टकराव के बाद शौर्य ने उठाया एक ऐसा स्टेप जो इस कहानी को नया मोड़ देने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था कहानी के पिछले भाग में। एसआर और अभिमान के बीच का पुराना टकराव अचानक एक साझा मकसद में बदल गया, अंबर को बचाना। एसआर और शौर्य के बीच फोन कॉल में जब युक्ति की मौत का सच सामने आया तो एसआर ने शौर्य पर ब्लेम लगाया कि उसने युक्ति को मारा है। शौर्य की चुप्पी ने एसआर के शक को और मजबूत कर दिया। दोनों भाइयों की ये बातचीत अब एक खुली जंग का ऐलान बन चुकी थी। एसआर ने तुरंत रेस्क्यू प्लान बनाया, लेकिन शौर्य की वार्निंग के चलते अभिमान को ऑपरेशन में शामिल नहीं किया गया। फिर भी अभिमान ने एसआर की गाड़ी की डिग्गी में छिपने का आइडिया देकर खुद को शामिल कर लिया। प्लानिंग साफ थी, एसआर खुले में, अभिमान छिपकर मौके पर पहुंचेगा। उधर शौर्य ने वैदिक को पकड़वाया और अपने अड्डे पर लाकर पूछताछ शुरू की। वैदिक का चेहरा चोटों से भरा था, लेकिन अब सच भी अंधेरे में था। आइए चलते हैं कहानी के आगे भाग में होता क्या है। कमरे की दीवारें पुरानी थी, सर्द, खामोश और किसी कब्र जैसी। एक तरफ सीसीटीवी कैमरा की लाल बत्ती लगातार जल रही थी, दूसरी तरफ एक मेज, दो कुर्सियां और कमरे के कोनों में दो आदमी, शौर्य गिल के गार्ड्स, चुपचाप खड़े थे। टेबल के सामने वैदिक बैठा था। उसका चेहरा सख्त था, आंखें नीची थी, झुकी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। शौर्य उसके सामने खड़ा था। पीछे से आती हल्की नीली लाइट्स उसकी आंखों को और भी ज्यादा बर्फ सी सर्द बना रही थी। तो अभी तू जुबान नहीं खोलेगा? शौर्य की आवाज में ना जोर था ना गुस्सा, बस एक नफरत भरी थी। वैदिक ने अपनी नजरें नहीं उठाई। शौर्य धीरे धीरे उसके पास झुका। तू जानता है ना मैं तुझे यहाँ क्यों लाया हूँ? मुझे सिर्फ एक बात जाननी है वैदिक, उस रात क्या हुआ था? वैदिक ने होंठ भींचे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। शौर्य की आंखों में अब थोड़ी झुंझलाहट आई। उसने अपने आदमी की ओर देखा और सिर हिलाया। आदमी तुरंत बाहर गया। जानता है तेरे साथ दिक्कत क्या है वैदिक? शौर्य ने नजरें सीधी उसकी ओर मोड़ दी। तेरे जैसे लोग सच छिपाते नहीं, बल्कि उसे मरा हुआ समझ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि वो कभी लौटकर सामने नहीं आएगा। वैदिक अब भी चुप था। कुछ ही देर में शौर्य का आदमी वापस आया। उसके पीछे एक औरत थी, नव्या, वैदिक की नई पत्नी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें थी, उसकी सांसें तेज थी। शौर्य ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, अगर तू नहीं बोलेगा तो इसकी चीखें जरूर बोलेंगी भाई। और बस इतना सुनते ही वैदिक की जुबान फट पड़ी। उसकी आवाज पहली बार टूटी हुई निकली। रुको, मैं बताता हूँ सब। शौर्य ने हाथ उठाकर अपनी आदमियों को इशारा किया। उसे बाहर ले जाओ। नव्या को बाहर लेकर जाया गया और अब वैदिक का चेहरा उन सभी परतों से बाहर आ चुका था जो उसने इतने वक्त से चढ़ा रखी थी। वैदिक की आवाज भारी थी। हाँ, मैंने मारा था युक्ति को, लेकिन अब उसमें झिझक नहीं थी। मैंने तय किया था कि उसी रात उसका खेल खत्म कर दूंगा। शौर्य की सांसें अब तेज हो रही थी। वैदिक के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा था। वैदिक ने बेशर्मी से कहा, मैं जानता था एसआर के बहुत दुश्मन है। अगर युक्ति मरती तो कोई भी उस पर शक नहीं करता, किसी पर भी इल्जाम जा सकता था। एसआर के दुश्मन कोई भी पुराना कांड, कोई भी कुछ भी हो सकता था। शौर्य की आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी थी। तो तूने सोचा एक तीर में दो शिकार करेगा? वैदिक फटी आवाज में बोला, हाँ, लेकिन जब उस रात मैंने युक्ति को देखा, वो रात जब मैं उसे एसआर के घर से वापस ले जा रहा था, जब वो मेरी बाहों में थी, रो रही थी और कह रही थी कि उसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है। उसके होंठ कांपे। मुझसे नहीं हुआ, मैं चाहता था पर मेरा दिल वो नहीं कर पाया। मैं कार रोककर चुपचाप उसे समझाने लगा कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन शौर्य अब आगे झुका, लेकिन उसकी आंखों में अब आग थी। वैदिक कांपते हुए बोला, हमारी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आ रही थी जो शायद तुम्हारे भेजे हुए लोगों की थी। शौर्य की पुतलियां सिकुड़ गई। हाँ, मैंने भेजा था उन्हें, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मैं युक्ति की जान नहीं ले सकता था। वैदिक ने आगे कहा, उस कार के मुड़ते ही जो अगली कार वहां से गुजरी वो पूरी स्पीड में थी और मैं। शौर्य ने गुस्से में टेबल पर दोनों हाथ पटकते हुए कहा, और तूने क्या? वैदिक ने जवाब दिया, मैंने युक्ति को उस कार के सामने धक्का दे दिया। मैं तो जिंदा बच गया और हमारा बच्चा भी, लेकिन युक्ति, उसकी मौत हो गई वहीं पर। शौर्य अब कांप रहा था, ना गुस्से से ना दुख से, बल्कि इस एहसास से कि जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था उसे किसी के घिनौने इरादे ने छीन लिया। इस कन्फेशन के बाद कमरे की हवा अब और गहरी हो गई, जैसे हर दीवार खुद से नजरें चुरा रही हो और छत किसी अनहोनी का बोझ लिए कांप रही हो। शौर्य अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं, किसी टूटे हुए प्रेमी का जुनून जैसा दिख रहा था।
उसकी आंखें लाल थी, नाक के पास की नसें तन चुकी थी और उसका जबड़ा कसकर भिज चुका था। तूने उसे चलती गाड़ी के सामने धक्का दिया? शौर्य की आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई कम, महसूस ज्यादा दे रही थी। वैदिक चुप था, सिर झुका हुआ था, लेकिन अब उसके चेहरे पर गिल्ट का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक बुझी हुई बेबसी, जैसे कोई जान चुका हो कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है। शौर्य ने एक झटके में मेज को पीछे धकेला, कुर्सी जमीन पर गिर चुकी थी, उसके बूट की ठक ठक अब कमरे की धड़कन बन चुकी थी। तूने उसकी जान ले ली। अब की बार शौर्य की आवाज कांपी। उसकी जिसने तुझे इतना चाहा, जिसने सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए और तुझ पर यकीन कर बैठी। उसने आगे बढ़कर वैदिक का कॉलर दोनों हाथों से पकड़ लिया। तूने कहा था कि तू उससे प्यार करता है। शौर्य अब चीख नहीं रहा था, वो अंदर ही अंदर बस रो रहा था। शौर्य ने वैदिक की आंखों में झांकते हुए कहा, जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे जिंदा देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है, उसकी सांसें बचाना चाहता है, उसे मारना नहीं चाहता। उसका पहला घूंसा वैदिक की बाईं आंख के नीचे पड़ा और तू दूसरा घूंसा जबड़े पर, इतना जोर से कि वैदिक का सिर कुर्सी के पीछे जा टकराया। एक तू जिसने उसे सब कुछ दिया, तू ही उसकी मौत बन गया। अब शौर्य का तीसरा वार सीधा पेट पर था, भारी भरकम और जानलेवा। उसने गला भींचते हुए कहा, आज भी मैं उससे प्यार करता हूं। उसकी मुस्कान, उसकी चूड़ियों की खनक अब भी मेरे कानों में गूंजती है। चौथा घूंसा अब वैदिक की नाक से खून बहने लगा। और तूने उसे धक्का दे दिया उस कार के सामने, जैसे वो कोई बोझ हो। शौर्य की आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, लेकिन हर वार में सिसकी थी। हर मुक्के में एक टूटा हुआ सपना। उसने वैदिक की गिरबान पकड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब शौर्य उसके ऊपर झुका और बेतहाशा उसे पीटने लगा। यही था तेरा प्यार, यही थी तेरी मर्दानगी। तू मर्द नहीं, तू कातिल है, कातिल, कायर है तू। और मैं आज तुझे वही दर्द दूंगा जो तूने युक्ति को दिया था। हर वार के साथ उसका गुस्सा और टूट रहा था। हर मुक्का वैदिक की सांसें धीमी कर रहा था और हर चिल्लाहट में युक्ति की सिसकियां भी गूंज रही थी। शौर्य ने फुसफुसाकर कहा, एसआर पहले ही समझ गया था कि तू ही है जिसने उसकी बहन को मारा है। उसने एक आखिरी मुक्का मारा, इतनी जोर से कि वैदिक का सिर जमीन से टकराया और वो बेसुध वहीं एकदम बेजान सा पड़ गया। शौर्य का हाथ अब भी ऊपर था, लेकिन थरथरा रहा था। उसकी सांसें तेज थी, उसकी आंखें अब भी वैदिक पर जमी थी, लेकिन अब वहां नफरत और बेबसी थी। फिर उसने धीरे से अपनी हथेलियों को देखा, खून से सनी हुई थी। मैंने तुझे मारा, लेकिन बावजूद इसके वो दर्द नहीं मिटा सका जो ये सच जानकर मुझे हुआ है। मेरे आदमियों ने उस रात तुझे ही आखिरी बार युक्ति के साथ उस रोड पर देखा था। शक तो मुझे तभी हो चुका था, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी तुझे मुजरिम साबित नहीं कर पाई। लेकिन तेरा न्याय तो आज मैं करके रहूंगा। कमरे में अब फिर से वही सन्नाटा छा गया। सीसीटीवी की लाल बत्ती अब भी जल रही थी, रिकॉर्डिंग करते हुए। कमरे की दीवारें अब भी वैसी ही थी, पुरानी, दम घोटू, और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अब इस सन्नाटे के अंदर कुछ टूट चुका था। शौर्य का सब्र, एसआर का डाउट और वैदिक का झूठ। सीढ़ियों से आधी आवाजें बहुत धीमी थी, लेकिन उस वक्त वो हर कदम किसी फांसी की रस्सी के कसने जैसी लग रही थी। एसआर वहां पहुंच चुका था। रुक गया दरवाजे के ठीक पास जब उसने वैदिक के मुंह से वो सब सुना। उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह जज्बातों से सूखा हुआ लग रहा था। ना हैरानी, ना चीख, ना रोना, बस पत्थर की तरह जड़, और आंखें, उनमें आग थी। एसआर ने पूरा नजारा देखा। जमीन पर पड़ा था वैदिक, उसका चेहरा लहूलुहान, सांसें रुकती हुई लेकिन अभी भी जिंदा। शौर्य, जिसकी सांसें अब तेज थी, मुट्ठियां कांप रही थी और आंखों में वो उग्रता थी जो एक प्रेमी के सीने से टूटकर बदले की तलवार बन जाती है। एसआर धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम जैसे पुराने जख्मों को चीरते हुए बढ़ रहा हो। वो वैदिक के बिल्कुल पास आकर रुका, फिर झुका और दोनों हाथों से उसका कॉलर कसकर पकड़ा। एसआर ने वैदिक के लटके हुए चेहरे को अपने करीब खींचा और एक झटके में उसे अपने सामने खड़ा किया, जैसे किसी मरते हुए आदमी से जवाब मांग रहा हो। एसआर की आवाज टूटी हुई थी, मैं हमेशा सही था कि तू ही था जिसने मेरी बहन को मारा। तूने बहुत छिपाने की कोशिश की अपनी बहन की मासूमियत के पीछे, लेकिन सच में मैं तुझे पहचान नहीं पाया, यू बास्टर्ड। एसआर की आंखों में अकेला आंसू लुढ़का, लेकिन आवाज नहीं टूटी। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। मैं वो भाई हूं जिसकी बहन की लाश तूने चुपचाप सड़क पर छोड़ दी। अब वही भाई तुझे सजा देगा, तुझे मौत के घाट उतारेगा। एसआर ने अपनी मुट्ठियां कसी और अपना पहला घूंसा हवा में उठाया, लेकिन तभी एक गोली चली। एसआर का हाथ बीच में ही रुक गया। उसके बाद एक बार फिर से दूसरी गोली, फिर 3, 4, एक के बाद एक गोलियां वैदिक के सीने में उतरी।
एसआर की आंखों के सामने वैदिक की छाती में गोलियों के सुराग बनते गए। शौर्य ने अपनी गन अभी भी तान रखी थी और वो अब भी ट्रिगर थामे हुए कांप रहा था। एसआर का चेहरा सफेद हो गया, जैसे उसके हाथ से न्याय का अधिकार छीन लिया हो। एसआर चीखा, शौर्य, तूने मेरी बहन के कातिल को क्यों मार दिया? क्यों छीना मुझसे ये हक कि मैं इसकी जान अपने हाथ से लूं? एसआर ने गुस्से में जोरदार घूसा शौर्य के चेहरे पर दे मारा, सीधा जबड़े पर। एसआर का चेहरा पलट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एसआर की ओर देखा। पलकों में नमी, लेकिन आंखों में दर्द नहीं, बस सुकून था। एसआर फिर चिल्लाया, मैंने उसे खोया था, वो मेरी बहन थी, ये मेरा हक था, मैं उसे सजा देता। शौर्य ने धीरे से एसआर की तरफ देखा, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और बिना कुछ कहे एसआर को कसकर गले से लगा लिया। एसआर का शरीर झटके से थम गया, जैसे अचानक उस आग में किसी ने उसे खींच लिया हो। शौर्य की आवाज अब उसके कान में फुसफुसाई, मैंने सिर्फ तुझे तुझसे बचाया है एसआर, तेरी हक से तुझे दूर नहीं किया। एसआर की आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उनमें अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक राहत थी, एक भारी सांस की तरह, जैसे उस बोझ को किसी ने आखिरकार उसके सर से उतार दिया हो। तभी दरवाजे की तरफ से एक चीख आई, वैदिक! नव्या, वैदिक की पत्नी, गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें फैल गई, गन अब भी शौर्य के हाथ में थी और जमीन पर उसका पति अब खून से लथपथ अंतिम सांसें ले रहा था। नव्या उसकी ओर दौड़ी, नहीं नहीं! घुटनों पर गिरकर वैदिक को थाम लिया। उसकी चीखें कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। वो शौर्य पर चिल्ला रही थी, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? लेकिन उसकी बाहें वैदिक को थामे हुए थी, उसके चेहरे से खून साफ करती जा रही थी। शौर्य पीछे हट चुका था, एसआर वहीं खड़ा था, सिर झुकाए, आंखें बंद। कमरे में लाल लाइट अब भी जल रही थी। आखिर एसआर की बहन युक्ति को न्याय मिल चुका था, वो न्याय जो एक अरसे से सिर्फ एक दर्द बनकर उनकी रगों में बहता रहा, वो न्याय जिसकी चाह में एसआर ने अपनी नींदें, अपनी मोहब्बत और यहाँ तक कि खुद को भी खो दिया। लेकिन आज उस एक सच के बेपर्दा होते ही वो सन्नाटा टूटा, जिसमें युक्ति की सिसकियां हर रात एसआर को जगाया करती थी। हाँ, उस दरिंदे को सजा मिल गई, लेकिन एसआर के सीने में वो एक सवाल हमेशा जलता रहा, क्यों नहीं ली मैंने उसकी जान अपने हाथों से, क्यों मैंने देर कर दी? वो अफसोस शायद कभी नहीं जाएगा, लेकिन आज उस अधूरी लड़ाई के मलबे से कुछ और भी निकल आया था। एक रिश्ता, एक दोस्त, शौर्य, जिसे एसआर ने खो दिया था, और अब वही दोस्त उसकी लड़ाई में सबसे आगे उसके साथ खड़ा था। एसआर ने बदला नहीं लिया था, लेकिन शायद आज वो जीत गया था, क्योंकि युक्ति की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और एसआर को अपना खोया हुआ दोस्त। टेक्निकली तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अभी अभिमान का अंबर से कन्फेशन और प्यार भरे लम्हे और एसआर और वेदिका के कुछ लविंग मोमेंट्स बाकी है, जिन्हें दिखाए बिना कहानी को समाप्त तो नहीं किया जा सकता। तो आगे जो भी एपिसोड आएंगे ऑब्सेशन के, वो बोनस एपिसोड्स होंगे आपके लिए, जिनमें आपको अभिमान और अंबर के साथ साथ एसआर और वेदिका के इंटेंस रोमांटिक मोमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे। तो बने रहिए कहानी के इस सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।